अखिलेश यादव ने भी कहा है कि नाम के आगे यादव देखकर यहाँ पे कार्रवाई की जा रही है, आपको क्या लगता है? उत्तर प्रदेश इस समय कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, हर तरह के भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है, घोर जातिवाद वहाँ पर किया जा रहा है, बुलडोजर घर अपराधी उसकी जाति देख करके उसको माफिया घोषित किया जा रहा है, मारा जा रहा है और कुछ लोगों की जातियों को विलन बनाकर पेश किया जा रहा है ताकि बाकी जातियों को भड़काया जा सके। कोई आंसुओं से भीग करके फोन करके बधाई देता है कि आपने हमारा दर्द कहा, तो कोई इंकलाब जिंदाबाद कहते हुए कहता है कि आपकी किताब से हिम्मत बढ़ाई, हौसला बढ़ा। कलम इसलिए खतरे में है क्योंकि कुछ लोग इस देश में हमारे 90% वंचित, शोषित, गरीब, कमजोर लोगों के बच्चों के हाथ में तलवार, बंदूक देखना चाहते हैं। ये किताब अपने लिए लिखी थी कि जब मान लो ये शिक्षा को हम बचाने में कामयाब नहीं हो पाए, सरकारी स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय बर्बाद हो गए, तो 20-25 साल बाद ये सब खंडहर बन जाएगा या शॉपिंग मॉल किसी उद्योगपति का जहां डिग्रियां बेची खरीदी जाएंगी। उस इतिहास को आने वाली पीढ़ी जब खोजेगी ना कि जब ये बर्बाद हो रहा था तब इसने किसी ने समझाया, जगाया। प्रोफेसर की डायरी मिलेगी कि हाँ, एक प्रोफेसर था जो अपनी नौकरी चली गई, उससे समझौता करने को कहा गया, उसने समझौता नहीं किया। एक नौकरी जो उसके लिए भी बहुत जरूरी थी, वो अपने परिवार का पहला व्यक्ति था जो नौकरी में आया था, फिर भी नौकरी बचाने के लिए नहीं, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय बचाने के लिए लोगों को जगा रहा था। बाबा साहब का संविधान कहता था कि नाई का, कुम्हार का, लोहार का, बढ़ई का, मोची का बेटा भी डीएम बने, एसपी बने और देश चलाए। और नई शिक्षा नीति स्किल के नाम पर वहीं ले जा रही है। ब्रॉडकास्टिंग बिल आ रही थी कि आपका यूट्यूब चैनल बंद हो जाए, कोई ये भी गोदी मीडिया बन जाए, वो रुक गया। ये संविधान बचाने की लड़ाई का एक नतीजा मिला है, लेकिन अभी बिहार में वो लड़ाई लड़ी जानी है, अभी यूपी में वो लड़ाई लड़ी जानी है। अगर इंडिया गठबंधन न होता, संविधान बचाने वाले लोग एक खेमे में न होते, तो आज हम ये कार्यक्रम नहीं कर पा रहे होते। इस देश को अंधकार में जाने से बचाया है तो संविधान बचाने की लड़ाई ने बचाया। वो अपने बच्चों के हाथ में बिना बैट बल्ला पकड़े बीसीसीआई का चेयरमैन से आईसीसी का चेयरमैन बनवाएंगे, वकील बनाएंगे, जज बनाएंगे, डीएम, एसपी बनाएंगे, प्रोफेसर, वाइस चांसलर, और हमारे बच्चों को कहते हैं कि धर्म के नाम पर लड़ते रहो। प्रोफेसर की डायरी लेकर डॉक्टर लक्ष्मण यादव एक बार फिर से दूसरी बार बिहार आए हैं और एक बहुत अच्छा पंचलाइन हमें दिखा कि किताब के बहाने कलम के भविष्य पर परिचर्चा। सर, क्या आपको लगता है कि कलम के भविष्य पर खतरा है जो आपने ये पंचलाइन दिया? बहुत शुक्रिया आपका कि आपने भी इस चिंता को लोगों से साझा करने के लिए अहमियत दी। कलम इसलिए खतरे में है क्योंकि कुछ लोग इस देश में हमारे 90% वंचित, शोषित, गरीब, कमजोर लोगों के बच्चों के हाथ में तलवार, बंदूक देखना चाहते हैं। हमारे जैसे लोग हर हाथ में कलम और किताब देखना चाहते हैं। वो अपने बच्चों के हाथ में बिना बैट बल्ला पकड़े बीसीसीआई का चेयरमैन से आईसीसी का चेयरमैन बनवाएंगे, उद्योगपति बनाएंगे, वकील बनाएंगे, जज बनाएंगे, डीएम, एसपी बनाएंगे, सुप्रीम कोर्ट का जज, उसके बाद प्रोफेसर, वाइस चांसलर, और हमारे बच्चों को कहते हैं कि धर्म के नाम पर लड़ते रहो। प्रोफेसर की डायरी कहती है कि शिक्षा न होती, कलम किताब न होता, बाबा साहब का संविधान और मंडल आंदोलन न होता, तो पहली पीढ़ी के वंचित, शोषित, दलित, गरीब, पिछड़े, आदिवासी तबके से महिलाएं इस कलम और किताब की वजह से ताकत पाई, सम्मान पाई, अधिकार पाई। अब उसी रास्ते को बंद किया जा रहा है। प्रोफेसर की डायरी उसी की कहानी कहती है। कितना प्रभावित कर पाएगी सर प्रोफेसर की डायरी लोगों को, युवाओं को, क्योंकि युवाओं की काफी भीड़ देखी गई है आज जब आप दोबारा बिहार में आए और इस बातों पर परिचर्चा किया? मुझे उम्मीद कम थी, मैं सच कहूं आपसे, ये किताब अपने लिए लिखी थी कि जब मान लो ये शिक्षा को हम बचाने में कामयाब नहीं हो पाए, सरकारी स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय बर्बाद हो गए, तो 20-25 साल बाद ये सब खंडहर बन जाएगा या शॉपिंग मॉल किसी उद्योगपति का जहां डिग्रियां बेची खरीदी जाएंगी। उस इतिहास को आने वाली पीढ़ी जब खोजेगी ना कि जब ये बर्बाद हो रहा था तब इसने किसी ने समझाया, जगाया। प्रोफेसर की डायरी मिलेगी कि हाँ, एक प्रोफेसर था जो अपनी नौकरी चली गई, उससे समझौता करने को कहा गया, उसने समझौता नहीं किया। एक नौकरी जो उसके लिए भी बहुत जरूरी थी, वो अपने परिवार का पहला व्यक्ति था जो नौकरी में आया था, फिर भी नौकरी बचाने के लिए नहीं, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय बचाने के लिए लोगों को जगा रहा था। उसके बाद हजारों प्रतियां इसकी बिकी, 34 दिन में 34,000 प्रतियां बिक गई। अभी मैं लखनऊ में शानदार कार्यक्रम, आज पटना में इतना बड़ा कार्यक्रम, अगले हफ्ते फिर महाराष्ट्र में होने जा रहा है, पंजाब में होने जा रहा है, 4 भाषाओं में अनुवाद हो चुका है, गुजराती में और उड़िया में। गुजराती में भी हो रहा है। वहाँ के लोग भी पढ़ेंगे सर? पढ़ेंगे, और उन्होंने कहा कि हिंदी में तो पढ़ रहे हैं, गुजराती में भी पढ़ाएंगे, तो उड़िया में भी हो रहा है। तो 6-7 भाषाओं में अनुवाद हो रहा है, हजारों लोग इस पर लिख रहे हैं। कोई आंसुओं से भीग करके फोन करके बधाई देता है कि आपने हमारा दर्द कहा,
तो कोई इनकलाब जिंदाबाद कहते हुए कहता है कि आपकी किताब से हिम्मत बढ़ाई, हौसला बढ़ाई। एक अहम सवाल है कि सर लगातार आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर बोलते रहते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी अगर खत्म होगी, उसका मेन जड़ है सर कॉलेजियम सिस्टम। जब तक मेन जगह पर जो बैठे लोग हैं वो नहीं बदलेंगे, वहां पे हमारी संख्या और भागीदारी नहीं होगी, तब तक देश की कोई भी व्यवस्थाएं नहीं बदल सकती है। तो कॉलेजियम सिस्टम पे आवाज कब उठेगा और विपक्ष एकजुट होकर इस पर आवाज कब उठाएगा? मुझे लग रहा है कि विपक्ष एकजुट होने की कोशिश कर रहा है। 24 में अगर इंडिया गठबंधन न होता, संविधान बचाने वाले लोग एक खेमे में न होते, तो आज हम ये कार्यक्रम नहीं कर पा रहे होते। इस देश को अंधकार में जाने से बचाया है तो संविधान बचाने की लड़ाई ने बचाया। बाबा साहब के विचार ने, लोहिया के विचार ने, जो संविधानवादी लोग हैं उन्होंने एकजुट होने की कोशिश में जहां कमी रह गई होगी, मुझे लग रहा है विपक्ष के नेता लोग उस पर कोशिश कर रहे होंगे कि उस कमी को दूर करें, उन सारे मुद्दों को उठाएं। जैसे लेटरल एंट्री का मुद्दा आज वापस हो गया, लेकिन खतरनाक ढंग से वापस हुआ है। कल को SC ST OBC का रिजर्वेशन देके लेटरल एंट्री कर देगा, ये बहुत खतरनाक है। लेटरल एंट्री होनी ही नहीं चाहिए, लेकिन वापस हुआ ना, ये थोड़ा बचा लिया हमने संविधान। वक्फ बोर्ड पर जो बिल आई वो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजी गई। ब्रॉडकास्टिंग बिल आ रही थी कि आपका यूट्यूब चैनल बंद हो जाए, कोई ये भी गोदी मीडिया बन जाए, वो रुक गया। ये संविधान बचाने की लड़ाई का एक नतीजा मिला है। लेकिन अभी बिहार में वो लड़ाई लड़ी जानी है, अभी यूपी में वो लड़ाई लड़ी जानी है, अभी महाराष्ट्र और हरियाणा में वो लड़ाई लड़ी जानी है। अब सारे मुद्दों को एकजुट करके एक बड़ी लड़ाई की जरूरत है, तभी देश में आने वाली पीढ़ी बचेगी। वरना अगर कुर्सी के लिए लड़ाई लड़ी गई तो आने वाली पीढ़ियों को के नजर में हम दोषी होंगे। सर कॉलेजियम सिस्टम पे ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे। आप एक प्रोफेसर हैं और आप बखूबी इस चीज को बहुत अच्छे से जानते होंगे। शायद हमारी जनता आज भी अनभिज्ञ है कि कॉलेजियम सिस्टम में होता क्या है। जितने भी आज तक इतिहास में 78 सालों में महज 4 SC ST और 2 OBC अब तक सुप्रीम कोर्ट में जज बन पाए हैं, क्यों? देखिए, कॉलेजियम का मतलब ये होता है कि जैसे नई शिक्षा नीति कहती है कि हम स्किल डेवलपमेंट करेंगे। हम उसी को उदाहरण दे रहा हूँ। जैसे कुम्हार का बेटा के पास स्किल कुम्हार वाली अच्छी होगी, तो कुम्हार का बेटा कुम्हार बने, नाई का बेटा नाई बने, मोची का बेटा मोची बने, क्योंकि स्किल है भाई। आपके पाप दादा वही करते थे, परदादा वही करते थे, पिताजी वही किया, आप भी करो। और बाबा साहब का संविधान कहता था कि नाई का, कुम्हार का, लोहार का, बढ़ई का, मोची का बेटा भी DM बने, SP बने और देश चलाए। और नई शिक्षा नीति स्किल के नाम पर वहीं ले जा रही है कि जिसके अपने ही लोगों को चुन ले। कॉलेजियम सिस्टम कुछ वैसा ही है। अपने ही 10 लोग मिल करके 11वें चुन लें, हमारे बाद हमारा वारिस ये होगा। तो कॉलेजियम सिस्टम बहुत खतरनाक है और मुझे उम्मीद है कि जिस मकसद से लाया गया था वो मकसद ये था कि राजनीति उसका इस्तेमाल दुरुपयोग न कर पाए। ये मकसद तो ठीक है कि जज भी कई बार बैठ करके वहां पे कह देते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ है, रद्द करो ये सब। तो लगता है कि अच्छा काम भी है, जिंदा जज भी वहां बैठे हुए हैं। लेकिन फिर लगता है कि अगर सबको हिस्सा नहीं मिला, प्रतिनिधित्व नहीं मिला, तो फिर उस व्यवस्था पर सवाल उठाना चाहिए ना। 90% आबादी को अगर वहां हिस्सा नहीं मिल रहा है तो उस सिस्टम में सुधार बहुत जरूरी है। अगर सबके प्रोफेसर नहीं होंगे, जज नहीं होंगे, वकील नहीं होंगे, डॉक्टर इंजीनियर नहीं होंगे, देश चलाने में सबके हिस्से नहीं होंगे, तो मुझे लगता है देश सबका कैसे बनेगा और सबके हक में सर कैसे न्याय आएगा? न्याय कैसे आएगा? एक प्रोफेसर, अब मैं कह रहा हूं कि प्रोफेसर जाति देखकर नहीं पढ़ाता, कुलपति जाति देखकर नहीं काम करता, लेकिन फिर आदिवासी कुलपति क्यों नहीं है, प्रोफेसर क्यों नहीं है? ये देश को चिंता होनी चाहिए ना कि 7.5-8% आदिवासी है, एक भी अरबपति नहीं है, एक भी कुलपति नहीं है, एक भी प्रोफेसर नहीं है, एक भी वो नहीं। देश को चिंता होगी ना कि वो जनगणना रजिस्टर में दर्ज केवल आंकड़े हैं कि दलित हैं, आदिवासी हैं, पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं। वो इंसान है तो उनको हिस्सा मिले, इसलिए जाति जनगणना बहुत जरूरी चीज है। जाति जनगणना पे आते हैं सर। जाति जनगणना की आपने बात की, जाति जनगणना को लेकर जो सत्ता पक्ष है वो लगातार तरह के बयान दे रहे हैं। कोई कह रहा है कि जाति में बांटा जा रहा है लोगों को, कोई कह रहा है जाति में बांटकर राजनीति करने की तैयारी की जा रही है। यहाँ तक कि बिहार में तो कुछ ज्यादा ही कहा जा रहा है, जब से जातिगत जनगणना जो है महागठबंधन की जब सरकार थी तब किया गया था। तो जाति जनगणना होना क्यों जरूरी है, एक बार और सर बताएं। जाति तो देखिए, जाति जनगणना में जाति कौन बताएगा? इस किताब में भी बड़ा एक अच्छा किस्सा है कि तुम्हारा पूरा नाम क्या है। ये प्रोफेसर पूछ रहा है इंटरव्यू में बैठे आदमी से, अरे तुम वहां अपनी जाति छोड़ ना पाए। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, हालांकि आजकल खतरा है घर लौटूं बुलडोजर न चल जाए, लेकिन बहुत संकेतों में बता रहा हूँ। योगी बनने के बाद जाति धर्म इन सब से आदमी ऊपर उठ जाता है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से वो संत फकीर बन जाता है, भले झोला हो न हो। लेकिन अगर कोई योगी होने के बाद कहे कि हाँ मैं क्षत्रिय जाति का हूँ,
और मुझे गर्व है इसमें, क्योंकि इसमें भगवान भी पैदा होते हैं। ये कौन बोल रहा है? योगी भगवान की जाति कौन बता रहा है? योगी हनुमान जी की जाति किसने बताई? वही लोगों मैं ओबीसी माँ का बेटा हूं इसलिए प्रधानमंत्री बनने हैं, वोट कौन दो, ये कौन बोला? ये सारी जाति तो वो लोग बता रहे हैं, राष्ट्रपति बना रहे हैं, तो जाति कौन बताया? तो अगर तुम संसद में खड़े होकर राहुल गांधी की जाति कौन पूछा? हम कह रहे पूरे देश की जातियां पूछो, सबको सबका हिस्सा पता चले, हिस्सेदारी पता चले, और पता चले कि बीसीसीआई का चेयरमैन कौन बना, आईसीसी का चेयरमैन कौन बना, करोड़पति कितने, अरबपति कितने हैं, प्रोफेसर कितने, सब तरह के लोग हो। इसलिए मुझे लग रहा है जाति जनगणना राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी जरूरत है। लास्ट में एक अहम सवाल सर, एक लास्ट आखिरी सवाल, एक मिनट, एक मिनट सर, आखिरी सवाल। आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, उत्तर प्रदेश में एक मुद्दा काफी तुल पकड़े हुए है, मगेश यादव जी, हाँ। यादव वाला। उत्तर तो अखिलेश यादव ने भी कहा है कि नाम के आगे यादव देकर यहाँ पे कार्रवाई की जा रही है, आपको क्या लगता है? उत्तर प्रदेश इस समय कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, हर तरह के भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है, घोर जातिवाद वहां पर किया जा रहा है, बुलडोजर घर अपराधी उसकी जाति देख करके उसको माफिया घोषित किया जा रहा है, मारा जा रहा है, और कुछ लोगों की जातियों को विलन बनाकर पेश किया जा रहा है ताकि बाकी जातियों को भड़काया जा सके। इस तरह का घोर जातिवादी उत्तर प्रदेश में माहौल बना हुआ है। जनता इस चीज को बर्दाश्त करेगी? बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करेगी। अयोध्या हरा दी है वही उत्तर प्रदेश की जनता, और इतना नफरती लोगों को यह समझ में आना चाहिए कि नफरत से कोई चीज जीती नहीं जा सकती। ये घोर जातिवादी सरकार उत्तर प्रदेश की बन चुकी है, जाति देखकर इनकाउंटर कर रही है, जाति देखकर बुलडोजर चला रही है, जाति देखकर मुकदमे लगा रही है, और जाति देख करके पोस्टिंग कर रही है, डीएमएसपी बना रही है, और विश्वविद्यालय बांदा यूनिवर्सिटी में 15 में से 11 लोग वही हुए। तो ये सारी चीज मुझे लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में बहुत खराब है, पूरे देश की जनता जान रही है। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे प्रोफेसर लक्ष्मण यादव, दूसरी बार ये बिहार आए, और हमारे पीछे आप पोस्टर देख सकते हैं, प्रोफेसर की डायरी एक किताब लेकर वो आए हैं, और जिस प्रकार से यहाँ पर भीड़ थी, लग रहा है कि लोगों को काफी प्रभावित करेगी प्रोफेसर की डायरी। साफ शब्दों में उन्होंने कहा है कि प्रोफेसर की डायरी में कई सारी कहानियां हैं जो हमारे समाज को प्रदर्शित करता है। हमें लगता है कि आपको भी प्रोफेसर की डायरी एक बार जरूर देखनी चाहिए कि आखिर प्रोफेसर की डायरी में लक्ष्मण प्रोफेसर यादव ने क्या कुछ बयां की है। बाकी आपको हमारा इंटरव्यू और हमारी बातचीत कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। लाइव ब्लॉग न्यूज देख रहे थे आप, मेरा नाम खुशबू है, बहुत बहुत धन्यवाद।